वेव्स के बारे में जनरल चर्चा कर लेते हैं कि वेव्स बेसिकली होती क्या है ना। तो वेव्स का डेफिनेशन क्या दिया जाता है, इट इज द डिस्टर्बेंस which propagates from one point to another point and carries energy and momentum। मतलब ऐसा डिस्टरबेंस जो एनर्जी कैरी करती है एंड मोमेंटम कैरी करती है और एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करता है, प्रोपगेट करता है, मूव करता है, दैट इज बेसिकली नोन एज वेव्स, है ना। तो सबसे पहले जनरल बात करते हैं कि अगर कोई पार्टिकल रेक्टिलिनियर मोशन में मोशन कर रहा है, रेक्टिलिनियर पाथ पे प्रोपगेट कर रहा है, लीनियर पाथ पे प्रोपगेट कर रहा है विद सम वेलोसिटी v, तो वो क्या कैरी करता है, काइनेटिक एनर्जी कैरी करता है, k बराबर हाफ mv²। और ये काइनेटिक एनर्जी कैरी करके ये एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करता है। ऑब्वियसली इसके पास अगर वेलोसिटी है तो मोमेंटम भी है। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में एनर्जी तो ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह तक, मोमेंटम भी ट्रांसफर हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह तक, लेकिन यहां पर पार्टिकल खुद मूव कर रहे हैं यहां से लेके वहां तक, है ना। दिस इज द वन वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन विच वन पार्टिकल मूविंग विथ सम कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। लेकिन अनदर वे इज अ वेव, है ना। तो वेव क्या है, वेव में भी क्या होता है, वेव में भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन इसमें यहां वेव में जो पार्टिकल्स होते हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने ही जगह पे क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। मीडियम के पार्टिकल एक जगह से दूसरे जगह तक मूव नहीं करते। क्या मूव करता है वेव में, तो एनर्जी मूव करता है एक जगह से दूसरे जगह तक। ध्यान से अगर देखें आपको दिख रहा होगा एक स्ट्रिंग है जो इनिशियली इस तरीके से स्ट्रेट था, हमने क्या किया, अपने हाथ से इसके एक एंड को पकड़ के और दूसरा एंड हमारा क्या है वहां से ज्वाइंट है, एक एंड से पकड़ के इसको मैंने एक वेव पल्स जनरेट किया, एक मैंने पल्स जनरेट किया। तो ध्यान से अगर आप देखें, अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, तो ये जो वेव पल्स है यहां से लेके वहां तक पहुंच जाएगी, इस एंड से उस एंड तक पहुंचेगा। किस तरीके पहुंचेगा, कुछ समय बाद अगर मैंने t बराबर 0 टाइम पर ये वेव पल्स जनरेट किया है, तो कुछ टाइम बाद ये वेव पल्स यहां पहुंचेगा, उसके बाद ये वेव पल्स यहां पहुंचेगा, उसके बाद ये वेव पल्स यहां पहुंचेगा। इस तरीके से ये जो वेव पल्स है वो वेव पल्स एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाएगा, है ना। तो जब ये वाला वेव पल्स इस जगह पे होगा तो ये वाला रस्सी स्ट्रेट हो जाएगा, मतलब ये वाला रस्सी स्ट्रेट हो गया। क्या मतलब, क्या हुआ, ये इस जगह के जितने भी पार्टिकल्स थे, ये वाले पार्टिकल्स थे t बराबर 0 पे क्या कर रहे थे, ऑसिलेट कर रहे थे अपनी जगह पर। लेकिन जब वेव पल्स आगे पहुंच गया तो पार्टिकल क्या हो गए, अपनी जगह पर मीन पोजीशन पे आ गए, है ना। तो यहां पर वेव्स में होता क्या है, बेसिकली वेव्स में पार्टिकल्स तो मूव करते हैं लेकिन वो ऑसिलेट करते हैं अपनी ही जगह पर, और इस ऑसिलेशन के दौरान ये एनर्जी को क्या करते हैं, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर ट्रांसफर करते हैं। ये वाला पार्टिकल इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ये वाला पार्टिकल ऑसिलेट करते करते इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, है ना। दिस इज हाउ एनर्जी ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ वेव। तो वेव में बेसिकली होता क्या है, वेव में बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपने ही जगह पर ऑसिलेट करते हैं। एसएचएम कह सकते हैं कि एसएचएम करते हैं और वो एसएचएम करने के दौरान वो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक। तो आपको दिख रहा है किस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होगा। ये वेव पल्स चली, ये वेव पल्स बार बार वो आगे चलता चला जाएगा। इसी तरीके से इस पॉइंट को अगर लगातार ऊपर नीचे ऑसिलेट करा रहे हैं हम, मतलब मैंने जिस पॉइंट को पकड़ा है ऊपर नीचे अगर मैं ऑसिलेट कर रहा हूं तो वेव पल्स इस तरीके से मूव कर रहेगा। जो आपने बुकों में देखा होगा इस तरीके से बना होगा कि वेव पल्स इस तरीके से बनाते हैं लोग। तो अगर हम लगातार कॉन्टिन्यूअसली इस किनारे वाले पॉइंट को इस तरीके से मूव करा रहे हैं आगे पे ऊपर नीचे, तो क्या करेगा, ये इस तरीके से वेव पल्स जनरेट होगा। लेकिन एक बारी करके छोड़ देंगे तो इस तरीके से ये वेव पल्स मूव करेगा। तो यहां पर हम यही जानना चाह रहे हैं कि ये वेव पल्स जो है कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, और जिस वेलोसिटी से ये वेव पल्स जाता है दैट मींस जिस वेलोसिटी से ये हमारा एनर्जी मूव कर रहा है उस वेलोसिटी को ही क्या बोलते हैं, बेसिकली वेलोसिटी ऑफ वेव, उसको v से डिनोट करते हैं,
है ना। तो वेलोसिटी ऑफ वेव और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दोनों अलग बात होती है, क्योंकि पार्टिकल तो ऐसे से ऑसिलेट करेंगे ट्रांसवर्स वेव में, तो पार्टिकल हमारे ऐसे से वाइब्रेट करेंगे, ऑसिलेट कर रहे हैं और एनर्जी इस तरीके से जा रहा है। तो पल्स कितने वेलोसिटी से चल रही है, एनर्जी कितने वेलोसिटी से प्रोपोगेट कर रही है, उस वेलोसिटी को वेलोसिटी ऑफ वेव कहते हैं। और जो पार्टिकल जो है वो जो ऑसिलेट कर रहा है अपनी ही जगह पर, उसकी कितनी वेलोसिटी है, उसको वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बोल रहे हैं, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ वेव और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल दोनों अलग अलग बात होती है। वेलोसिटी ऑफ वेव का पार्टिकल के वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। आइए समझते हैं कि वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है। सपोज हमने एक स्ट्रिंग में एक पल्स जनरेट किया, मान लिया हमने एक स्ट्रिंग में इस तरीके से एक पल्स जनरेट किया, है ना। तो अगर हम इस स्ट्रिंग में पल्स जनरेट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ टेंशन होगी, और स्ट्रिंग हमने अगर मासलेस लिया है तो हर जगह टेंशन क्या होगा, सेम होगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इस स्ट्रिंग का एक किनारा बंधा हुआ है, दूसरे किनारे को हम पकड़ के क्या कर रहे हैं, इसको पल्स जनरेट कर रहे हैं। तो विदाउट टेंशन ये पल्स जनरेट ही नहीं होगा, विदाउट टेंशन एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचेगी नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको इंश्योर करना चाह रहा हूं कि इस रस्सी में जब आप वेव क्रिएट कर रहे होंगे तो इस रस्सी में टेंशन होगा। सपोज हमने मान लिया कि इस रस्सी का टेंशन कितना है, T, है ना। तो इस रस्सी में टेंशन कितना है, T, और ये जा रही है विथ वेलोसिटी v, विथ सम वेलोसिटी v। इसी वेलोसिटी को मैं निकालना चाह रहा हूं कि कितनी वैल्यू आएगी, है ना। तो इस रस्सी में टेंशन कितना है, T इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्लियर है। अच्छा, एक चीज और डिफाइन की जाती है जिसे हम म्यू से लिखते हैं, उसे कहते हैं मास पर यूनिट लेंथ। क्या बोला, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ में कितना मास होगा, दैट इज बेसिकली म्यू, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखें इसके टॉपमोस्ट पॉइंट को, तो टॉपमोस्ट पॉइंट जो है, इस टॉपमोस्ट पॉइंट के वेलोसिटी कितना होगा, टॉपमोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि जो टॉपमोस्ट पॉइंट पे जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी 0, क्योंकि वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है। एसएचएम में क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी 0 होती है। इस तरीके से अगर ऑसिलेट कर रहा है, या इस तरीके से माने कि इस तरीके से ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, तो एक्सट्रीम पोजीशन ऊपर और एक्सट्रीम पोजीशन नीचे, प्लस ए और माइनस ए पे वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल की 0, और मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। तो अगर सबसे टॉपमोस्ट पॉइंट को देखें, तो टॉपमोस्ट पॉइंट को देखेंगे तो इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, लेकिन इसकी वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी, फिर से बोल रहा हूं, दोनों अलग अलग चीज है। वेव वेलोसिटी मतलब पल्स कितने वेव से आगे बढ़ रही है, ये जो पल्स मैंने क्रिएट किया है, ये पल्स कितने वेव से आगे बढ़ रही है, उसकी वेलोसिटी v है। और ये पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, ये अपनी जगह पे कितनी वेलोसिटी से ऊपर नीचे कर रहा है, दैट इज बेसिकली पार्टिकल वेलोसिटी, है ना। चलिए, तो अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे टॉपमोस्ट पॉइंट को अगर आप देखें, टॉपमोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0 होगा। और अगर टॉपमोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 0 हो गया, मान लेते हैं कि एक ऑब्जर्वर मूविंग विद सेम वेलोसिटी v, समझाने के लिए मैंने मान लिया कि इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी v है। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर ये ऑब्जर्वर देख रहा होगा और ये पल्स अगर चल रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर पल्स इज एट रेस्ट। क्या बोला, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऊपर लिखता हूं, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर पल्स इज एट रेस्ट। गॉट माई पॉइंट। ये तो रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना, कि जितने वेलोसिटी से ये पल्स जा रहा है आगे, उतने ही वेलोसिटी से ये वाला आदमी भी अगर चल रहा होगा, तो ये पल्स को क्या देख रहा होगा कि पल्स हमारे साथ साथ चल रहा है, पल्स मूव ही नहीं कर रहा है। पल्स की वेलोसिटी कितनी है, 0, और पल्स को ये आदमी कैसा देखेगा, पल्स को इस तरीके से दिखाई देगा, इस आदमी को पल्स इस तरीके से दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से। अगर मैं जूम करके उस वाले टॉपमोस्ट पॉइंट को बनाऊं, टॉपमोस्ट पॉइंट को जूम करके बनाऊं, तो ये पल्स कुछ इस तरीके से दिखेगा, रुका हुआ। किस आदमी को, इस आदमी को जो v वेलोसिटी चल रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने ये क्या बनाया, ये मैंने
टॉप मोस्ट पॉइंट का फिगर बनाया है, जो कि जूम करके बनाया है, बड़ा करके बनाया है। अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट को देखूं तो इस आदमी के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, v, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अगर ये खुद भी वेलोसिटी चल रहा है तो पल्स को तो रेस्ट पे देखेगा, लेकिन उस पार्टिकल का कोई वेलोसिटी नहीं था। इसलिए मैंने बोला था कि वेव वेलोसिटी अलग बात है, पार्टिकल वेलोसिटी अलग बात है। तो पार्टिकल को जब वो देख रहा होगा, पार्टिकल की कोई वेलोसिटी नहीं है, तो जब इसके रिस्पेक्ट में देखा जाएगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी। इसका मतलब ये ऐसा लग रहा है ये वाला पार्टिकल वेव वेलोसिटी से इधर जा रहा है इस इंस्टेंट पर, और अगर इस इंस्टेंट पे ये पार्टिकल वेव वेलोसिटी से इधर जा रहा है इसका, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 ही हो चुका है। तो इस समय इसके पास सिर्फ v ही वेलोसिटी और कोई वेलोसिटी नहीं है। तो इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखें तो इस पॉइंट को इधर से रस्सी खींच रही होगी टेंशन T लगाकर, और इधर से भी रस्सी T टेंशन लगा के खींच रही होगी, टेंशन T और टेंशन T। कैसे सर, दोनों तरफ टेंशन T सेम रहेगा क्या? मैंने बोला है टेंशन इन द स्ट्रिंग इज सेम और T विद द टेंशन इन द स्ट्रिंग, क्योंकि मासलेस रस्सी हमने माना है। तो यहां भी टेंशन T होगा, यहां भी टेंशन T होगा। इस वाले सबसे ऊपर वाले पॉइंट की बात हो रही है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इस स्टैंड पर ऐसा लग रहा है कि सर्कल कर रहा है ना? ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये हल्का सा ये कर्व बनेगा। अगर ये हल्का सा कर्व बनेगा, इस वाले पॉइंट के पास टेंजेंशियल स्पीड है, तो टेंजेंशियल स्पीड है तो ऐसा लग रहा है कि ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। किस रेडियस में? इसका मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर बना देता हूं। मान लेते हैं इस कर्व का रेडियस कितना है, कैपिटल R, और एंगल कितना है, एंगल मान लेते हैं स्मॉल एंगल, क्योंकि वो छोटा सा पार्ट है तो मैं स्मॉल एंगल मान लेता हूं। फॉर सिंप्लिसिटी मैं मान लेता हूं ये थीटा है और ये भी कितना है, थीटा है। तो थीटा और थीटा क्या हो गए, वेरी स्मॉल, है ना? लिखा जरूर हूं थीटा, लेकिन थीटा क्या है, वेरी स्मॉल। तो ध्यान से अगर आप देखिए ये थीटा, तो ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा, और ये टेंजेंशियल क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट के डायरेक्शन में है, तो ये पूरा 90 माइनस थीटा होगा। और अगर मैं इस पर इस वाले लाइन पे 90 डिग्री बना दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से ये थीटा एंगल होगा तो ये भी थीटा एंगल होगा, और ये अगर थीटा एंगल होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी थीटा ही एंगल होगा। इतनी बात क्लियर है? तो बहुत अगर अच्छे से आप ध्यान से अगर आप देखें तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये वाला पॉइंट ऐसा लग रहा है, इस पॉइंट पर, इस इंस्टेंट पर ये सर्कल कर रहा है। अगर ये सर्कल कर रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जो कि ऊपर की तरफ लगेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, dmv² अपॉन में कैपिटल R, वेयर dm इज द स्मॉल एलिमेंट्री मास ऑफ दैट पार्टिकल, जिस पार्टिकल को मैंने टॉप मोस्ट पॉइंट पे माना है, क्योंकि उसी के बारे में बात कर रहा हूं, है ना? सभी पार्ट के बारे में नहीं बात की, पूरी पार्ट मैंने नहीं बनाई है, मैंने छोटा सा पार्ट बनाया सिर्फ जूम करके उसको। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस dmv²/r ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से बाहर, तो इसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, टेंशन का कुछ पार्ट बैलेंस हो रहा होगा। क्यों? अगर आप ध्यान से देखें तो टेंशन को दो पार्ट में क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। एक पार्ट इस डायरेक्शन में आएगा जिसको हम क्या बोल सकते हैं, t cos थीटा, और एक पार्ट नीचे के डायरेक्शन में आएगा जिसे हम क्या बोल सकते हैं, t sin थीटा। इसी तरीके से इस टेंशन का भी दो पार्ट आएगा, एक पार्ट इधर आएगा t cos थीटा, और एक पार्ट नीचे की तरफ आएगा जिसे हम क्या बोलेंगे, t sin थीटा। यहां तक की बात क्लियर है ना? तो इस पार्ट को अगर आप देखें तो ये t cos थीटा और t cos थीटा एक दूसरे से बैलेंस हो जाएंगे, तो कट हो जाएंगे। जैसे ही कट हो जाएंगे तो ध्यान से अगर आप देखें तो सेंटर की तरफ फोर्स लगने वाला, मतलब नीचे की तरफ फोर्स कितना है, नीचे की तरफ फोर्स लगने वाला t sin थीटा है, वो सेंटर की तरफ ही लगेगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा है, ये पार्ट बहुत ही छोटा, उसको मैंने जूम करके बनाया तो ऐसा दिख रहा है ना? है बहुत छोटा, वो सेंटर से ही पास करेगा। तो t sin थीटा प्लस t sin थीटा हो गया 2t sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू dmv² में r। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहीं लिख देता हूं मैं, यही मैं लिख देता हूं कि यह ऑब्जर्वर है, यहां बना देते हैं मूविंग विद सम वेलोसिटी v। तो 2t sin थीटा इज इक्वल टू dmv²/r। अब सर ये छोटा सा मास जो dm है उसको कैसे निकाला जाए? मैंने भी एक चीज आपको बताई, मास पर यूनिट लेंथ म्यू बराबर v/l। तो मैंने बोला म्यू बराबर
म्यू इज इक्वल टू कितना, मास पर यूनिट मतलब मास टोटल मास अपॉन में टोटल लेंथ, और अगर छोटा सा मास है तो अपॉन में छोटा सा लेंथ। ये छोटा सा मास जो है इसका लेंथ कितना है जो हमने माना है, ये पार्ट, इसका जो छोटा सा मास है वो उसका लेंथ ये पूरा का पूरा है, क्योंकि इसी को जूम करके बनाया हूं, जिसका रेडियस कितना है, रेडियस कैपिटल आर है, और एंगल कितना सबटेंड कर रहा है ये 2 थीटा। तो ये आर के बराबर कितना हो जाएगा, आर के बराबर एंगल इंटू में रेडियस, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, छोटा सा मास अपॉन में आर इंटू 2 थीटा, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, छोटा सा मास अपॉन में छोटा सा लेंथ, है ना। तो ध्यान से देखो डीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डीएम की वैल्यू आप उठा के जब रखेंगे 2t sin थीटा इज इक्वल टू, डीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 2 म्यू आर थीटा v स्क्वायर बाय में कितना हो गया, कैपिटल आर। अब आर और आर तो चला गया, और अगर एंगल बहुत स्मॉल है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन आपने पढ़ा होगा, अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, टाइन थीटा लिख सकते हैं, है ना। तो साइन थीटा भी थीटा से कट जाएगा, क्योंकि एंगल स्मॉल है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के बराबर होगी, है ना, और 2 भी 2 से कट जाएगा। ध्यान से देखें तो t बराबर कितना हो गया, t बराबर आपके पास आ गया म्यू इंटू में v स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू v इज इक्वल टू रूट में t अपॉन में म्यू। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ए, दिस मच इज द वेलोसिटी, है ना, जिस वेलोसिटी से ये हमारा पल्स, वेव पल्स चल रहा होगा, एनर्जी मूव कर रहा होगा वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तरफ। v इज इक्वल टू रूट में t बाई में म्यू। सोच के देखिए, वेलोसिटी टेंशन पे डिपेंड कर रहा है, अगर टेंशन जीरो हो गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि बिना टेंशन के आप कभी भी वेव पल्स जनरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये डेरिवेशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।